प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षा में हमने समास का अध्ययन शुरू किया था। उस कक्षा में हमने सर्वप्रथम समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, यह जाना समझा था। तत्पश्चात हमने समास और संधि के बीच क्या विभेद है, यह समझा था। और उसके बाद समास के अंतर्गत जो पहला समास है, हमने बताया था 6 प्रकार के समास हैं, 6 भेद हैं समास के। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय। इन 6 भेदों में से पहले भेद यानी अव्ययी भाव का अध्ययन किया था। अब इस कक्षा में हम तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तत्पुरुष समास, सबसे पहले परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। पूर्व पद क्या है? जो पहले आता है, जो पहला पद होता है। और उत्तर पद क्या है? जो दूसरा पद होता है, जो बाद में आता है। यानी जहाँ पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो तो वहाँ पर तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे हम कहें तुलसीदास कृत, यानी तुलसीदास जी द्वारा रचा हुआ। जैसे हम कहते हैं ना कि तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी द्वारा रची गई पुस्तक या तुलसीदास जी द्वारा रचा गया ग्रंथ श्री रामचरितमानस। अब आप देखिए कि इस तत्पुरुष समास के भीतर भी भेद है। और जब हम समास का अध्ययन शुरू कर रहे थे तो उसी समय हमने बताया था कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों के माध्यम से उन दो पदों यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं या प्रकट करते हैं। तो अब जब हम तत्पुरुष समास का विभेद करेंगे तो तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह बीच में आएंगे उनके अनुसार, उन विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद प्रकट किए गए हैं। कुल 6 भेद हैं, कुल 6 भेद हैं। और कौन कौन से भेद हैं? आप जैसे 6 कारक चिन्हों को लीजिए, कर्म से लेकर अधिकरण तक, और उनके हिसाब से तत्पुरुष समास के भेद लिख दीजिए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यह 6 भेद हैं तत्पुरुष समास के। अब हम क्रम से समास विग्रह करके देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष होगा, कौन सा करण, और इसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष तक। पहला विभेद है तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष, यानी द्वितीय कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, याद है जब हम कारक चिन्हों को पढ़ते हैं तो उसमें जो संबंध है, संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर। इस तरीके से जब हम पढ़ते चले जाते हैं तो एक एक कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष की रचना को भी देखते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, यह द्वितीय कारक चिन्ह है। इस चिन्ह को स्पष्ट कैसे किया जाता है? को,
को शब्द के द्वारा। जैसे हम कहें किसको चाहिए या किसको कक्षा से जाना है, तो यह जो को है यह कर्म, किसको, जो कर्म करने वाला है उसको इंगित कर रहा है यह को। अब हम कह रहे हैं गिरह कट, मान लिया एक उदाहरण दिया गिरह कट। गिरह कट यानी जेब कतरा, जेब कतरा यानी जेब को काटने वाला, गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला। तो जब हम कहें जेब कतरा तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? सबसे पहले तो आपको देखना है, क्या देखना है कि क्या उत्तर पद प्रधान है अथवा नहीं, और पूर्व पद गौड़ है अथवा नहीं। और यदि उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौड़ है तो यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का निर्णय करने के पश्चात हम यह देखेंगे कि तत्पुरुष समास के किस प्रकार के विभेद को यह प्राप्त कर रहा है। तो कर्म तत्पुरुष में द्वितीया कारक चिन्ह के माध्यम से दोनों पूर्व पद और उत्तर पद आपस में जुड़ते हैं। हम कहें कि जेब कतरा या गिरह कट, तो क्या है? गिरह को काटने वाला या जेब को काटने वाला। दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को करण से। अब आप ध्यान दीजिएगा कि से जो है दो बार प्रयुक्त होता है। जब आप कारक चिन्ह का अध्ययन कर रहे थे, अभी किया कि नहीं? अच्छा, नहीं किया है, खैर अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो जब आप कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दो बार से चिन्ह आएगा। और कहाँ कहाँ? तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति। तृतीया विभक्ति जुड़ाव को प्रदर्शित करता है, हाँ, उससे जो वहां पर जुड़ाव होगा उसको प्रदर्शित करेगा। और जो पंचमी विभक्ति लगती है जिसको हम कहते हैं अपादान, वहां भी से आता है, लेकिन वह से विलगाव को, अलग होने को, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं, तो वहां पर चूंकि अलगाव हो रहा है तो वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कहते हैं ना वृक्षात पत्राणि पतंती, हाँ, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, पतन होता है, गिरते हैं। तो जो दूसरा है वह है करण तत्पुरुष। हम कहें उदाहरण के लिए मन चाहा, तो मन चाहा का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? मन से चाहा, मन से चाहा, तो यह हुआ करण तत्पुरुष। अब हम आते हैं चौथे कारक चिन्ह या अपने तीसरे भेद की ओर, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में क्या होता है? क्या कारक चिन्ह है? के लिए, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। हाँ, अब उदाहरण देखिए संप्रदान तत्पुरुष का। रसोई घर, जब इसका विग्रह करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य में संबंध दिखाएंगे तो क्या अर्थ स्पष्ट होगा? रसोई के लिए घर, यह अर्थ स्पष्ट होगा। अब आते हैं चौथे भेद की तरफ, समझ रहे हैं? कारक चिन्हों के माध्यम से तत्पुरुष समास के 6 भेद कर रहे हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। हाँ, अब जो चौथा है अपादान तत्पुरुष, हमने कहा 2 बार से आता है जब आप कारक चिन्हों का अध्ययन करते हैं, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति। तो जो यह अपादान है पंचमी विभक्ति के माध्यम से सिद्ध होता है, उसमें कारक चिन्ह से ही लगता है, लेकिन यह से तृतीया विभक्ति के वाले से अलग है, पृथक है।
अपादान के अंतर्गत जब हम से का उच्चारण करते हैं तो से का मतलब पृथक होने से, अलग होने से, दूर हटने से है। तो यहां पर अपादान तत्पुरुष किस प्रकार से स्थापित होगा? उदाहरण के लिए देश निकाला, हाँ, देश से निकाला, देश से निकाल दिया, हाँ, घर निकाला, घर से निकाल दिया। जहां भी अलग होने का स्वरूप प्रस्तुत होगा, अर्थ निकलेगा उन दो पदों के बीच में, या चिन्ह के द्वारा अलगाव का इंगित होगा, वहां पर अपादान तत्पुरुष होगा। पांचवा विभेद है संबंध तत्पुरुष, का, की, के। पांचवा तत्पुरुष यानी जो हम छठा कारक चिन्ह कहते हैं संबंध। संबंध कारक क्या है? का, की, के, उसका पुत्र, हाँ, उसकी पुत्री, उसका राज्य, उसका घर, राम का घर, श्याम का स्कूल, ये सब क्या है? जैसे ही का चिन्ह आ रहा है तो वहां पर संबंध तत्पुरुष स्थापित होगा। जैसे हम कहें गंगा जल, गंगा जल का क्या मतलब हुआ? क्या विग्रह हुआ? गंगा का जल। है, हम कहें यमुना जल, जो भी कहें, पूरा सामान्य भाषा में जब लोग बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं कि गंगा का जल लाओ, बहुत आराम से बोल देते हैं गंगा जल लाओ। यह जो समास है, समास लोक बोली में घुसा हुआ तत्व है भाषा का। भाषा के सरलीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिबिंबन है समास। इसलिए समास को समझते हुए आप भाषा के सरलीकृत स्वरूप को भी समझते हैं। तो अब हम फिर से आते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष से क्या मतलब हुआ? जहां पर संबंध स्थापित हो रहा है, गंगा जल, गंगा का जल। और जो अंतिम तत्पुरुष समास का विभेद है वह है अधिकरण तत्पुरुष। हाँ, अधिकरण, अधिकरण यानी में पर। कारक चिन्ह याद करेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है, बाद में हम उसकी कक्षा लेंगे तो पढ़ेंगे भी, तब शायद आपको और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अधिकरण अभी आप इसको सामान्य तौर से समझिए, भाषा के स्तर पर समझिए। अधिकरण तत्पुरुष यानी नगरवास, नगर में वास, नगर में वास, नगरवास, गृहवास कहते हैं ना, गृहवास, तो गृह में वास। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाता है भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, तो इसका क्या हुआ? 14 वर्ष का वन में वास प्राप्त हुआ। लेकिन वन में वास कहने की बजाय वनवास कह दिया जाता है। तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल कारक चिन्ह याद रखेंगे और उन कारक चिन्हों के हिसाब से कर्म से लेकर अधिकरण तक जो 6 कारक हैं, जो 6 कारक चिन्ह हैं, उनके आधार पर आप तत्पुरुष समास के 6 भेद प्रस्तुत कर देंगे। अब कुछ एक भेद मैं बताता हूं, उस भेद को भी तत्पुरुष समास में याद रखना चाहिए। ये भेद है नन तत्पुरुष। क्या है यह भेद? कि जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। अब पहला पद यानी पूर्व पद। अब आप फिर से एक बार तत्पुरुष समास की परिभाषा को याद कीजिए। क्या थी तत्पुरुष समास की परिभाषा? कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम नए तत्पुरुष
समास की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि पहला पद यानी पूर्व पद निषेधात्मक हो, ऋणात्मक हो, निषेध किया गया हो। निषेध में क्या है, जैसे हिंदी या संस्कृत में देखेंगे तो अ है, अ लगा करके अक्सर हम निषेधात्मक वाक्य शब्द निर्मित करते हैं, जैसे असत्य। कई बार फारसी में भी निषेधात्मक उपसर्ग हैं, जैसे बेलचक, बेमजा। तो ये सब बे जो है, अ है, ये सब निषेधात्मक उपसर्ग हैं। और चूंकि उपसर्ग है यहाँ पर पूर्व पद है, पहला पद है, तो जहां पर उत्तर पद प्रधान तो हो लेकिन साथ ही साथ पूर्व पद निषेधात्मक हो। समझ रहे हैं ना? उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान होगा तभी तो तत्पुरुष समास बनेगा। लेकिन जो पूर्व पद दिया हो वह पूर्व पद निषेधात्मक हो, तो जैसे ही निषेधात्मक होगा, स्वीकारात्मक नहीं होगा, तो नई तत्पुरुष समास की निर्मिति हो जाएगी। उदाहरण के लिए असत्य, उदाहरण के लिए असभ्य। तो ये सारे के सारे उदाहरण है। अनादि, अनंत, अ लग रहा है, तो अ करके अक्सर सबसे ज्यादा जो कॉमन है, सबसे ज्यादा सर्वनिष्ठ है हमारे यहाँ हिंदी में निषेधात्मक उपसर्ग, वह है अ। वैसे ही फारसी में है बे और ला इलाज, बेमजा, बेलचक। तो ये जहां निषेधात्मक रूप प्रकट हो रहा है वहां पर नई तत्पुरुष समास उपस्थित होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लगभग सारे अन्य समासों को पढ़ लेंगे, क्योंकि अब जो समास पढ़ने होंगे, जो अब क्या क्या बचा हमारे पास, हमने अव्ययी भाव पढ़ लिया, तत्पुरुष पढ़ लिया, अब द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय है। अगली कक्षा में, चूंकि इनमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, साधारण परिभाषाएं हैं, साधारण उदाहरण हैं, बिल्कुल छोटे से संक्षेप में आप समझ जाएंगे। तो अगली कक्षा में हम इन चारों जो शेष चार हैं, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय, उनका अध्ययन करेंगे। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।